Hello, dear students. Hope your NEET preparation is going very well. इससे पहले हम लोग जो फोटोसिंथेसिस का लेक्चर था उसमें हम लोग लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, है ना, एक्सपेरिमेंट्स वाला जो पोर्शन था वो सारी चीजें कवर किए थे। C3 साइकिल आपका पढ़े थे, C4 साइकिल पढ़े थे, है ना, फोटो रेस्पिरेशन पढ़े थे। ये सारी चीजों को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस टॉपिक, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। और ये चीजें हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी का एक एक लाइन को हम लोग डिकोड करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। तो चलते हैं, है ना, एनसीईआरटी को देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ the factors that affect photosynthesis is necessary। है ना, इसका क्या मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। The rate of photosynthesis is very important in determining the yield of plants, including crop plants। कह रहा है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, कि कोई प्लांट या क्रॉप प्लांट का यील्ड, है ना, कितना ज़्यादा होगा या कम होगा। तो अगर इसको हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर आपका हाई होगा, है ना, तो किसी प्लांट का या क्रॉप, है ना, मान लेते हैं क्रॉप है, कोई फसल है, धान है, गेहूं है ना, ये सब होगा आपका क्रॉप। या फिर कोई भी क्रॉप ले सकते हैं आप, कोई वेजिटेबल का प्लांट ले सकते हैं, कोई आप पल्सेस का प्लांट ले सकते हैं, है ना। तो क्रॉप प्लांट, है ना, ये जो है का यील्ड जो है ना, यील्ड आपका क्या होगा, हाई होगा। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर हाई है, अगर ये हाई है तो क्रॉप प्लांट का जो यील्ड है, जो प्रोडक्शन है वो आपका हाई होगा, है ना। यील्ड इन द सेंस ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या होगा आपका, हाई होगा। तो फोटोसिंथेसिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स। तो जो यहाँ फैक्टर्स हैं वो फैक्टर्स कितना है, सेवरल फैक्टर्स हैं, है ना। ये जो है आपका इन्फ्लुएंस करता है फोटोसिंथेसिस को, ये करता है ना, फोटोसिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है। और वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये फैक्टर्स आपका जो है वो दो तरीके के। एक है कह रहा है आपका इंटरनल, जिसको प्लांट फैक्टर भी बोलते हैं, एंड अदर है आपका एक्सटर्नल। यहाँ हो गया इंटरनल और दूसरा हो गया एक्सटर्नल फैक्टर हो गया।
इंटरनल जो है इसी फैक्टर को प्लांट फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये प्लांट का पार्ट है। प्लांट के अंदर में सारे, है ना, जो भी फैक्टर्स होंगे वो प्लांट के अंदर का पार्ट होगा, प्लांट का पार्ट होगा, और ये प्लांट के बाहर का पार्ट होगा। तो इंटरनल में हम लोग देखेंगे कौन कौन सा है। द प्लांट फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड द नंबर, साइज, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीफ, है ना। तो जैसे लीफ का अगर नंबर ज्यादा होगा, लीफ का अगर यहाँ पे कह रहा है नंबर, अगर लीफ का ज्यादा होगा, है ना, अगर लीफ का नंबर ज्यादा होगा आपका, तो फोटोसिंथेसिस भी आपका ज्यादा होगा। लीफ का नंबर अगर कम होगा, है ना, तो फोटोसिंथेसिस भी आपको कम होगा। लीफ का साइज, है ना, लीफ का जो आपका साइज है वो अगर, है ना, बड़ा होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी आपका, है ना, ज्यादा होगा। अगर एज, एज मतलब हो गया कि एक, है ना, ओल्ड लीफ है, या और ये बहुत ही ओल्ड लीफ है, तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपका हाई होगा। ओल्ड लीफ में आपका फोटोसिंथेसिस जो है वो लो होगा, है ना, क्योंकि इसमें ये अब सेनेसेंस की ओर जो है जा रहा है। यंग मतलब एडल्ट जो, है ना, वेल डेवलप्ड जो है लीफ होंगे, पूरा यंग नहीं, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये अब एक लीफ है, वो समथिंग जो है ये लीफ है, और एक यंग लीफ की अगर बात किया जाए तो ये अब पूरी तरह से डेवलप हो करके ये अपना साइज अटेंड कर लिया इतना, ऐसे करके। तो इसमें फोटोसिंथेसिस आपका हाई होगा। लेकिन अगर कोई लीफ है जो अब ओल्ड हो गया, जो अब वो थोड़ा सा उसमें येलोइस, है ना, ये पत्ते अब जो है ओल्ड हो गए, तो इसमें फोटोसिंथेसिस आपका लो होगा। अब ओरिएंटेशन ऑफ लीफ कह रहा है। ओरिएंटेशन ऑफ लीफ का मतलब हुआ कि कोई लीफ जो है फ्लैट है ना, कोई फ्लैट लीफ है ऐसे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो सनलाइट आपका वर्टिकली पड़ रहा है, तो फोटोसिंथेसिस आपका ज्यादा होगा। अगर कोई लीफ का ओरिएंटेशन मान लेते हैं कि ऐसे है ना, ऐसे है, तो यहाँ पे सनलाइट जो है वो वर्टिकली नहीं पड़ेगा, तो इस केस में जो है आपका फोटोसिंथेसिस लो होगा। मेजोफिल सेल्स आपका एक इंटरनल फैक्टर है आपका प्लांट का। क्लोरोप्लास्ट भी हम लोग काउंट करेंगे कि वो कितना है, ज्यादा है, कम है। मेजोफिल सेल्स अगर आपका ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा तो फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा। इंटरनल CO2 कंसंट्रेशन, है ना, लीफ का मान लेते हैं ये आपका एक कोई सेल है ना, और ये सेल में जो है CO2 का कंसंट्रेशन, है ना, अगर ज्यादा होगा, है ना, एक ऑप्टिमल लेवल में अगर होगा, तो फोटोसिंथेसिस आपका ज्यादा होगा। अगर ये इसका लेवल जो है लो हो जाएगा, CO2 का, इंटरनल CO2 जो है आपका लो हो गया, तो फिर फोटोसिंथेसिस आपका
लो हो जाएगा। इसके बाद है आपका एंड द अमाउंट ऑफ द क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल का अमाउंट जो है आपका कितना। अगर क्लोरोफिल का अमाउंट आपका ज़्यादा होगा तो फिर अगेन फोटोसिंथेसिस आपका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये पिगमेंट है, एक तरह का पिगमेंट है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा, तो आपका ज़्यादा आपका एटीपी एनएडीपीएच बनेगा, फिर वो इनडायरेक्टली जो है कार्बन फिक्सेशन में जो है वो हेल्प करेगा। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन द जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, है ना। पहले से जो उसमें जो जेनेटिक कंस्टिट्यूएंट है, जेनेटिक जो मेकअप है, वो कैसा है वो डिसाइड करेगा इंटरनल फैक्टर का, है ना। उसका लीफ अगर मान लेते हैं पेड़ में ज्यादा है, तो वो उसके जो जेनेटिक मेकअप है प्लांट का, वो उसको डिसाइड करेगा। लीफ छोटा होगा या बड़ा होगा, वो सारे जो है जीन के द्वारा कंट्रोल होता है। आपका क्रोमोजिम क्रोमोजोम होगा प्लांट में जो है हर एक कैरेक्टर के लिए एक अपना जीन है। वो सारे जीन्स यानी कि जेनेटिक जो मेकअप है, that will decide all the internal factor of the plant as well as growth of the plant। अगर आपका ग्रोथ ऑफ द प्लांट अच्छा हो रहा है, तो मान लेते हैं कि लीफ का साइज भी आपका, है ना, फेवरेबल कंडीशन, अगर प्रॉपर फेवरेबल कंडीशन मिलेगा, प्रॉपर आपका प्लांट का ग्रोथ होगा, तो इसका जो आपका लीफ का जो साइज है ना, या जो नंबर ऑफ लीव्स जो ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे, ये ग्रोथ ऑफ द प्लांट पे भी जो है डिपेंड करता है। अगर कोई मान लेते हैं क्रॉप है ना, तो दो फील्ड है, एक तो फील्ड में जो है मान लेते हैं ये कोई इस तरीके से एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे एक हम एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कोई दो फील्ड लेते हैं और सेम क्रॉप, है ना, मान लेते हैं व्हीट का क्रॉप है, और दो अलग अलग फील्ड में, दो अलग अलग फील्ड में है। एक ये फील्ड में है और दूसरा जो है इस फील्ड में, और यहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिला हो, है ना, सफिशियंट। आप यहाँ पे वाटर, है ना, सफिशियंट वाटर मिनरल्स रहेगा, तो यहाँ पे जो प्लांट का ग्रोथ होगा वो अच्छा होगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो इनसफिशियंट वाटर्स एंड मिनरल्स आपको यहाँ पे इनसफिशियंट है, तो इस केस में अगर प्लांट का ग्रोथ देखा जाए ना, कोई प्लांट है, तो इसका जो ग्रोथ होगा यहाँ पे वो ज्यादा होगा, है ना, उसका जो है ग्रोथ ज्यादा होगा। लेकिन अगर यहाँ पे इनसफिशियंट वाटर एंड मिनरल्स है, तो यहाँ पे मान लेते हैं ये ग्रोथ आपका अच्छे से नहीं करेगा, है ना, अच्छे से ग्रोथ जो है आपका ये नहीं किया।
तो फिर आपका जो ये एक तरह से साइज है, लीफ का साइज हो गया, है ना। यहाँ पे लीफ का साइज आपका रिड्यूस हो गया। लीफ का अगर देखा जाए, नंबर भी आपका यहाँ पे लो हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो जब ये साइज और ये नंबर आपका कम हो जाएंगे, तो स्वाभाविक है फोटोसिंथेसिस आपका कम हो जाएंगे। यहाँ पे जो है ग्रोथ अच्छा हुआ है ना। यहाँ पे जो है आपका ग्रोथ, इस प्लांट का जो है प्रॉपर ग्रोथ हुआ है। यहाँ जो लीफ है, इसका साइज आपका, है ना, बड़ा है। नंबर भी यहाँ पे बहुत सारे लीफ का जो नंबर होंगे वो भी ज्यादा होंगे। तो इस वजह से यहाँ फोटोसिंथेसिस आपका हाई होगा। तो जो ग्रोथ है यहाँ पे, ये ना, इसके वजह से प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो प्रॉपर होगा। और जब ग्रोथ प्रॉपर होगा तो उसका जो लीफ का साइज है, नंबर है, ये जो फैक्टर, इंटरनल फैक्टर ना, ये आपका अ, अच्छा होगा, है ना। इंटरनल फैक्टर जो इसके, अगर हम लीफ के साइज और नंबर की बात करें, एक एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ लीफ का साइज भी आपका बड़ा होगा, नंबर भी आपका ज्यादा होगा, क्योंकि ग्रोथ आपका बढ़िया हुआ है ड्यू टू सफिशियंट वाटर, मिनरल्स या जो भी न्यूट्रिशंस हैं प्रॉपर यहाँ पे मिला। बट दूसरे कंडीशन में आपका वाटर मिनरल्स की जो है डिफिशियंसी हो गई, इसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ जो है ना, रिटार्ड हो गया, यानी प्रॉपर ग्रोथ यहाँ पे नहीं हुआ। यहाँ पे अगर देखा जाए तो, है ना, नो प्रॉपर ग्रोथ। जब ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा तो ये आपका लीफ के साइज एंड नंबर पे जो है इफेक्ट तो डालेगा, यानी कि नंबर भी आपका कम बनेंगे और लीफ का साइज भी आपका हो सकता है छोटा हो जाए, है ना, जिस वजह से फोटोसिंथेसिस आपका लो हो जाएगा। The external factors would include the availability, yeah, the external factors would include the availability of sunlight, temperature, CO2 concentration and water। तो एक तरह से देखा जाए तो सन, जो आपका लाइट है, ये एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाएंगे। कौन कौन एक्सटर्नल फैक्टर में आएंगे? तो एक्सटर्नल फैक्टर में आपका ये आएंगे, सनलाइट कितना अवेलेबल है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर आपका ज़्यादा है या कम है, CO2 कंसंट्रेशन ज़्यादा है या कम है एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, वाटर आपका ज़्यादा है या कम है। ये सब आपका एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा। ये सब क्या आएगा? एक्सटर्नल फैक्टर में आएगा। एज प्लांट फोटोसिंथेसाइजेज all these factors will simultaneously affect its rate। जब फोटोसिंथेसिस करेगा प्लांट, तो ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर जो है वो, चाहे ये इंटरनल फैक्टर है, वो एक साथ, है ना, काम करेंगे और अफेक्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस के रेट को। Hence, though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation, usually one factor is the major cause, है ना, or is the one that limits the rate। कह रहा है कि यहाँ पे hence though several factors interact and simultaneously affect the photosynthesis or CO2 fixation, कह रहा है कि यहाँ पे
बहुत सारे फैक्टर्स आपका जो है एक साथ इंटरेक्ट करके है ना और साइमल्टेनियसली फोटोसिंथेसिस के रेट को है ना प्रभावित करता है। बट प्रायः जो है यूजुअली वन फैक्टर है ना, कोई एक फैक्टर होगा जो मेजर काउज होगा, है ना, या फिर फोटोसिंथेसिस को रेट को लिमिट करेगा। कोई एक फैक्टर, सारे फैक्टर्स है ना वो फोटोसिंथेसिस के रेट को है ना वो मेजरली जो है प्रभावित नहीं करेगा, बट कोई एक फैक्टर होगा जो बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, यानी कि फोटोसिंथेसिस के रेट को लिमिट करेगा। Hence, at any point, है ना, hence, at any point, कह रहा hence, at any point, the rate will be determined by factors available at the suboptimal level। तो कोई फैक्टर जिसका आपका अमाउंट जो है वो ऑप्टिमल लेवल से कम होगा, सब ऑप्टिमल लेवल में होगा, वो फोटोसिंथेसिस को निर्धारित करेगा, डिटरमाइन करेगा। अब ये सब ऑप्टिमल लेवल क्या है, इसको अगर हम समझाएं तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिए कि आप 5 फ्रेंड हैं, है ना, 5 मित्र हैं जो एक साथ आप है ना, मान लीजिए एक प्लेस है और ये प्लेस दूसरा बी है, ये मान लो मुंबई है और ये आपका दिल्ली है, और ये एक साथ आप लोग बाइक से सब जाना चाहते हैं दिल्ली। लेकिन जो फ्रेंड 1 है उसके बाइक का स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर है। फ्रेंड दूसरा जो है उसके बाइक का स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर है। फ्रेंड जो तीसरा है उसका स्पीड जो है 130 किलोमीटर पर आवर है ना। और जो फ्रेंड 4 है वो 110 किलोमीटर पर आवर है। और जो फ्रेंड 5 है उसके बाइक का स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है। तो जो सबसे कम स्पीड है ना, जो सबसे कम स्पीड गाड़ी चल रही है उस पे निर्भर करेगा, है ना, उस पे निर्भर करेगा कि आप लोग दिल्ली कब पहुंचेंगे, कितना देर में पहुंचेंगे। बाकी जो है उतना मैटर नहीं करेगा, उतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको सबको एक साथ जाना है, तो सबको एक साथ जाना है तो आप है ना 1 2 3 4 का स्पीड पे ज्यादा है ना, ये कितना भी तेज चल ले, लेकिन अगर सबको साथ जाना है तो सबको जो है ना फ्रेंड 5 के बाइक के स्पीड पे डिपेंड होना पड़ेगा। इसको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा, तो फिर कहीं न कहीं आप सबको आगे जा कर के रुकना पड़ेगा, फिर फ्रेंड 5 का इंतजार करना पड़ेगा, फिर वो आएगा तब फिर आप चलेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो आपका जो सारे फ्रेंड का स्पीड होगा वो भी 70 किलोमीटर पर आवर का ही स्पीड से आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, चाहे भले ही आपका स्पीड और बाकी सबका ज़्यादा क्यों ना हो। दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो मान लेते हैं कोई इंडिविजुअल है ए, है ना, कोई इंडिविजुअल ए है और वो 10 चपाती है ना को वो डिनर में अगर लेता है और उसके लिए 10 चपाती खाने के लिए उसको 1 लीटर जो है मिल्क चाहिए, 1 लीटर आपको मिल्क चाहिए तो वो 10 चपाती खा सकता है। तो अगर उसको 1 ही लीटर मिल्क चाहिए है ना और उसको 50 चपाती भी दे दिया जाए तो भी वो ज्यादा नहीं खा पाएंगे, वो 10 ही पेट पाएंगे, 10 ही चपाती जो है खाएंगे, भले ही चपाती का नंबर क्यों ना ज्यादा बढ़ा दिया जाए। अगर दूसरा कंडीशन अगर हम यहाँ देखें तो मिल्क का अमाउंट जो है घटा दिया गया ना, 250 ml कर दिया गया, तो फिर अगर आपके पास 10 चपाती हो या 50 चपाती हो तो आप 250 ml में है ना कितना खाएंगे,
ढाई चपाती खाएंगे, क्योंकि ये जो है आपका ये खाने का जो है एक ये बताया गया है कि 1 लीटर मिल्क में आप 10 रोटी खा सकते हैं। 1 लीटर मिल्क से आप 10 रोटी खा सकते हैं साथ में। तो उसके अनुसार अगर देखा जाए तो केस 1 और केस 2 में है, ये तो 1 ही लीटर मिल्क है, बट 50 वो चपाती है, तो भी आप कितना खाएंगे? 10 चपाती ही खा पाएंगे, क्योंकि आपके पास मिल्क 1 ही लीटर है। अब इसकी संख्या अगर हम घटा दिया जाए, सॉरी मिल्क का अमाउंट अगर और घटा दिया जाए, तो चपाती का जो आप खाएंगे वो भी आपका घट जाएगा, है ना। तो आप 2.5 चपाती ही खा पाएंगे। लेकिन अगर तीसरा कंडीशन है, मान लेते हैं कि अगर चपाती 2 लीटर कर दिया जाए, मिल्क जो है आपको 2 लीटर मिल्क कर दिया जाए, है ना, 2 लीटर जो है मिल्क कर दिया जाए, तो फिर आप चपाती जो है खाने का जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। कितना आप खाएंगे? 20 चपाती आप जो है खा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आप अभी भी जो है अगर मान लेते हैं कि चपाती की संख्या 100 कर दिया जाए, तो भी आप 20 ही खा पाएंगे, क्योंकि जो आपका मिल्क है, जो अमाउंट है वो आपको 20 चपाती ही जो है खाने के लिए वो एक तरह से, है ना, क्योंकि लिमिटेशन है, क्योंकि आप 1 लीटर में आप 10 खा सकते हैं, तो 2 लीटर में 20 ही खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। तो एक तरह से कौन डिसाइड कर रहा है ना, आपके पास भले ही 100 रोटी हो जाए या 100 चपाती हो जाए, लेकिन आप खाएंगे ओनली 20 ही, क्योंकि यहाँ लिमिट कौन कर रहा है? ये आपका मील की लिमिट कर रहा है ना। चपाती तो आपको हर हमेशा जो है ज़्यादा ही है, लेकिन मिल्क का अमाउंट डिसाइड कर रहा है कि आप कितना चपाती खा पाएंगे। तो ये हो गया कैसे लिमिट करता है फोटोसिंथेसिस को, जो लिम जिसकी जो है अमाउंट सब ऑप्टिमल होता है वो डिसाइड करता है कि फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ऐसे हमें चीज़ों को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा स्लो एनसीईआरटी को थोड़ा धीरे से जो है आपको पढ़ना है, रुक के पढ़ना है, और एक एक लाइन को, है ना, उसकी जो क्या मीनिंग है, वो कहने का सेंस क्या है, कहना क्या चाह रहा है ना, ये ऐसे करके आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब इस तरह से एक बार आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो फिर, है ना, चीजें जो है आसान हो जाएंगी, और आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। और कोशिश करें, अब पता चले कि 10 बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है फिर भी आपका आधा अधूरा रहा। और 10 बार पढ़ने में आप पता चला कि 10, है ना, 20 घंटा लगा दिए। और मान लेते हैं एक चैप्टर पढ़ने में आप 5 घंटा लगाए या 3 ही घंटा लगाए, सपोज दैट फास्ट पढ़ लिए, लेकिन आपको चीजें समझ में नहीं आई, और फिर दोबारा क्वेश्चन बनाने जाएंगे, गलती होगा, फिर आप दोबारा पढ़ेंगे, है ना, फिर तिबारा पढ़ेंगे, फिर भी कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से जो है क्लियर नहीं हुआ, तो बार बार आप समय तो दे ही रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो रहा है। तो इसलिए है कि थोड़ा एक बार, है ना, थोड़ा स्लो पढ़ें, समय दें एक एक सेंटेंस पे, और एक उसका एक एक मीनिंग को समझें। और एक बार अगर समझ में आ गया, तो फिर बाद में तो बस रिवीजन करना है चीज़ों को, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका ऑलरेडी क्लियर है। अब उसके बाद आप अपना शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसको रिवीजन करें, और एक एक, है ना, छोटे पॉइंट से जो है आप मैक्सिमम पॉइंट को रिकॉल करने की कोशिश करें। तो एक एक लाइन को हमें मीनिंग समझना है, वो कहना क्या चाह रहा है। अब आगे है, when several factors affect any bio, है ना, और any chemical process, है ना, बायोकेमिकल प्रोसेस या सिंपल केमिकल प्रोसेस, the Blackman's
लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कम्स इनटू इफेक्ट। जब कोई एक रिएक्शन को, कोई एक प्रोसेस को मोर देन वन फैक्टर्स, है ना, अफेक्ट कर रहा है ना, इसको ऐसे समझे कि जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें कि हमारा कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है ना, कोई केमिकल रिएक्शन मान लेते हैं यहाँ पे हो रहा है ना, ये ए है, और ए से जो है मान लेते हैं आपका ये, है ना, बी, कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई कंपाउंड जो है आपका बन रहा है, और यहाँ पे फैक्टर जो है 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, है ना, फैक्टर 4, ये सब जो है इसको अफेक्ट कर रहा है ना, ये सब इसको प्रभावित कर रहा है। तब जो है ब्लैकमैन्स, है ना, का जो रूल है ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स जो ब्लैकमैन ने दिया था, वो जो है यहाँ पे काम करने लगेगा। तो इसमें से जो सबसे लोएस्ट होगा, जिसका अमाउंट जो है सब ऑप्टिमल होगा, मान लेते हैं कि किसी एक का अमाउंट जो है, मान लेते हैं ये सब ऑप्टिमल है, तो ये जो है इस रिएक्शन के रेट को, तो फैक्टर 1 जो है वो डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, फैक्टर 1 जो है वो जो है लिमिट करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को, इसीलिए इसको बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर, है ना, इसको बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर, है ना, इसको बोलेंगे लिमिटिंग फैक्टर। हम्म। अब ये कहता क्या है, दिस स्टेट्स द फॉलोइंग, है ना, लॉ ऑफ लिमिटिंग जो फैक्टर है ना, ये कब दिया गया था, 1905, 1905 में दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, ब्लैकमैन्स के द्वारा। और ये ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर कब काम करता है, जब सेवरल फैक्टर्स किसी एक बायोकेमिकल प्रोसेस को प्रभावित करता है, तब एक फैक्टर रहेगा तब ये काम नहीं करेगा, है ना। जब एक से ज्यादा फैक्टर किसी केमिकल रिएक्शन को प्रभावित कर रहा है, तब ब्लैकमैन्स का जो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स है वो प्रभाव में आता है, कम्स इनटू इफेक्ट। इस स्टेट का फॉलोइंग, ये क्या फॉलोइंग स्टेट करता है, ये क्या कहता है, क्या बताता है, इफ a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value, है ना। कह रहा है कि जो रेट है वो कौन डिसाइड करेगा, है ना, तो वो वैसा फैक्टर जिसका जो वैल्यू है वो मिनिमल है ना, बहुत कम है ना, वो इसको डिसाइड करेगा। इट इज द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज। और इसकी अगर हम क्वांटिटी जो है बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट आपका घटेगा, बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल पढ़े थे, यहाँ पे अगर हम पढ़े थे कि 5 फ्रेंड हैं जो एक साथ दिल्ली जा रहे हैं, तो भले ही 4 फ्रेंड का स्पीड ज़्यादा क्यों ना हो, है ना, उसका जो है स्पीड, ये जो आपका फ्रेंड 5 था उसके स्पीड के, है ना,
बराबर हो जाएगा, क्योंकि वो उसको उसकी उसी स्पीड से चलना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी साथ में लेकर के चलना है। लेकिन अब कह रहा है कि पांचों की स्पीड से दिल्ली पहुंच सकता है, तो फैक्टर 5 का। तो कह रहा है कि अगर इसकी स्पीड को अगर हम बढ़ा दें, है ना, 5 फेरेंट का जो आपका स्पीड है बाइक का, अगर उसमें कुछ ऐसा कर दें कि वो, है ना, 100 किलोमीटर पर आवर चलना शुरू करे, तो फिर आप सारी सारे फ्रेंड का जो स्पीड वो 100 किलोमीटर की रफ्तार से चलने लगेंगे और जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। लेकिन अगर इसका स्पीड और घटा दें, ये जो है स्पीड जो है यहाँ पे बढ़ गया था, और यहाँ पे और घटा दें, ये 50 किलोमीटर पर आवर हो जाए, है ना, ये और घट गया यहाँ पे स्पीड, तो यहाँ से मुंबई जाने का जो है वो टाइम और ज़्यादा लग जाएगा, है ना, क्योंकि ये स्पीड वो और घट गया। लेकिन अगर इसकी स्पीड मान लेते हैं इतना बढ़ा दें, ये इसकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर हो जाए, तब ये अब सारे लोग इसके स्पीड से नहीं जा पाएगा। तब कोई हो सकता है दूसरा फैक्टर लिमिटिंग का काम करने लग जाए। जैसे अब ये फ्रेंड 4 है, क्योंकि उसका मैक्सिमम स्पीड आपका 110 है, इससे ज़्यादा जो है ये नहीं चल सकता है। तो फिर अब फैक्टर 5 का स्पीड कितना ही क्यों न बढ़ा दिया जाए, है ना, 120 140 कर दिया जाए, लेकिन अब जो है दूसरा फ्रेंड है या दूसरा जो फैक्टर है वो लिमिटिंग का काम करने लगता है, यानी कि जो अब, है ना, मिनिमल वैल्यू जिसका हो जाता है, फिर वो आपका लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करने लगता है। इसका ये कहने का मतलब है। तो ये चीजें आपने समझा होगा कि लिमिटिंग लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स कब काम करता है, जब कोई बायोकेमिकल रिएक्शंस या प्रोसेस, है ना, मोर देन वन फैक्टर से अफेक्टेड होता है, तब ये काम करता है। इसने ये दिया था, ब्लैकमैन्स ने ये दिया था, है ना, और कब दिया था, तो 1905 में दिया था। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कह रहा है कि डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ एंड ऑप्टिमल लाइट and CO2 conditions, the plant may not photosynthesize if the temperature is very low। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर बहुत लो हो, है ना, तो आपका ऑप्टिमल लाइट क्यों ना हो, ऑप्टिमल CO2 क्यों ना हो, है ना, आपका CO2 भी अच्छा खासा सफिशिएंट अमाउंट में है, लाइट भी आपका अच्छा सा है, मतलब सफिशिएंट अमाउंट में मिल रहा है, लीफ भी आपका ग्रीन है, लेकिन फोटोसिंथेसिस, है ना, जो है वो नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस आपका नहीं होगा या बहुत कम होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत आपका लो है। लेकिन कह रहा है दिस लीफ इफ गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए, सॉरी, अगर लीफ जो है ये लीफ जो है ना, फोटोसिंथेसिस फिर से करने लगेगा, कब करेगा, जब ऑप्टिमल टेम्परेचर आपको प्रोवाइड किया जाए, तो दिस लीफ विल स्टार्ट फोटोसिंथेसाइजिंग। यहाँ पे ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। अब हम लोग एक फैक्टर है, जो पहला फैक्टर है लाइट है, उसको देखेंगे। ये जो लाइट है वो कैसे फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। वी नीड टू distinguish between the light quality, light intensity, and the duration of exposure to light। कह रहा है कि कोई लीफ है,
लाइट का जो है मतलब लाइट है तो लाइट खाली एक वर्ड बोल देने से काम नहीं चलेगा कि लाइट दे रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस होगा, है ना। लाइट का क्वालिटी देखना पड़ेगा, लाइट का इंटेंसिटी देखना पड़ेगा, और लाइट कितने देर के लिए दे रहे हैं ये भी आपको देखना पड़ेगा। सिर्फ लाइट वर्ड बोलने से काम नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, है ना, लाइट की, यहाँ पे हम बात करते हैं लाइफ की क्वालिटी की। अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या हुआ ये मैं बताना चाहता हूँ। ये यहाँ पे मैं बताऊंगा कि लाइट की क्वालिटी क्या होती है ना। यहाँ पे मैं बताऊंगा लाइट की क्वालिटी क्या होती है। तो मान लेते हैं कि ये लीफ है, एक लीफ है, ये आपका एक लीफ है ना। दूसरा जो है लीफ मान लेते हैं ये है ना। और तीसरा लीफ है मान लेते हैं ये। तो लाइट का जो है क्वालिटी अगर हम बात करें, इसका कहने का मतलब है, क्वालिटी का कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो लाइट है आ रही है वो इस वेवलेंथ का लाइट आ रही है। मान लेते हैं ये आपका 500 नैनोमीटर की आपका लाइट आ रही है। तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे क्या होगा आपका, लो होगा। फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे लो होगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए आपको, है ना, 600 से ऊपर का लाइट जो है यानी कि 680 नैनोमीटर या 700 नैनोमीटर की जो है लाइट चाहिए। हम्म। यहाँ पे अगर हम दे रहे हैं मान लेते हैं 680 नैनोमीटर का लाइट आपको हम यहाँ पर दे रहे हैं, या उससे एबव दे रहे हैं। 680 से लेकर के मान लेते हैं 700 नैनोमीटर का लाइट आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस जो है ना, हाई होगा, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका 400 नैनोमीटर का लाइट दे रहे हैं। यहाँ पर फिर जो है आपका या ब्लू रेंज में अगर हम देखा जाए तो समथिंग 450 या समथिंग इस रेंज में अगर दें, यहाँ पे फिर आपको फोटोसिंथेसिस, है ना, आ, होता हुआ दिखेगा। ब्लू लाइट अगर दें यहाँ पे, यहाँ भी आपका फोटोसिंथेसिस, ब्लू लाइट को अगर हम बोलें तो, या लो दिखाना चाहें, है ना, एक जगह चूंकि यहाँ पे हाई दिखाए हुए हैं तो यहाँ पर भी अगर हम लो दिखाना चाहें तो लाइट का वेवलेंथ यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट कर देते हैं। मान लेते हैं कि 600 कर देते हैं नैनोमीटर। तो यहाँ भी फोटोसिंथेसिस आपका लो होगा। लो एंड हाई दिखाना है हमको, है ना, लो एंड हाई दिखाना है। तो इस रेंज में आपको, है ना, अगर इस क्वालिटी का अगर आप लाइट दे रहे हैं, 500 नैनोमीटर वाला लाइट दे रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस आपका लो होगा, है ना। अगर हाई आप फोटोसिंथेसिस दिखाना चाह रहे हैं तो आपको 680 से 700 नैनोमीटर वाला लाइट देना पड़ेगा लीफ पे जो है, तब फोटोसिंथेसिस आपका ज़्यादा होगा। फिर अगर हम लो दिखाना चाहते हैं, हाई ऑलरेडी दिखा चुके हैं, तो ब्लू वाला ना दे करके फिर हम 600 नैनोमीटर वाला अगर लाइट यूज करें तो यहाँ पर भी जो है फोटोसिंथेसिस आपको लो मिलेगा। तो लाइट की क्वालिटी आप समझ गए होंगे कि लाइट की क्वालिटी, यहाँ पर भी लाइट आ रही है, ये भी आपका लाइट ही है ना।
ये भी आपका लाइट है। सिर्फ लाइट बोलने से काम नहीं चलेगा, लाइट तो आ रही है लेकिन फोटोसिंथेसिस आपका कम क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो पिगमेंट्स हैं वो इस वेवलेंथ के लाइट को, है ना, यूज नहीं कर पा रहा है प्रॉपर फोटोसिंथेसिस करने के लिए। थोड़ा बहुत होगा बट बहुत लो होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल्स होते हैं या अदर जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं, वो सफिशियंट जो है अमाउंट में जो लाइट को पिक नहीं करेगा। लेकिन अगर हम 680 और 700 नैनोमीटर वाला लाइट देंगे तो यहाँ पे जो आपका क्लोरोफिल ए होंगे, रिएक्शन सेंटर फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 वाला, यहाँ पे दोनों काम करेगा, है ना। यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम आपका 1 दोनों काम करेगा और फोटोसिंथेसिस आपका यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर अगर हम 600 वाला दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको कम फोटोसिंथेसिस जो है होगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि क्वालिटी, क्वालिटी मतलब, है ना, क्वालिटी लाइफ, अगर लाइट की क्वालिटी देखना हो तो उसमें जो क्या हम लोग मेनली देखते हैं, लाइट का वेवलेंथ एंड जो है आपका फ्रीक्वेंसी। लाइट का क्वालिटी का मतलब है लाइट कौन सा वेवलेंथ का आ रहा है और किस फ्रीक्वेंसी का लाइट जो है लीफ पे पड़ रहा है। तो आप लाइट की क्वालिटी आप समझ गए होंगे। अगर हम अब यहाँ पे लाइट की दूसरा जो बात हो रहा था, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी वाला देखते हैं। लाइट इंटेंसिटी, है ना, ये कह रहा है कि अगर मान लेते हैं ये आपका लीफ है ना, और दूसरा जो है सेम इसी साइज का जो लीफ है, और यहाँ पे मान लेते हैं 680 वाला ही लाइट आ रही है ना, यहाँ पे 680, है ना, वाले लाइट आ रही है, नैनोमीटर का लाइट आ रही है ना, या फिर 680 से 700 नैनोमीटर का यहाँ पे 3 फोटोन आपका पड़ रहा है ना। और यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि इसी वेवलेंथ का, है ना, इसी वेवलेंथ का लाइट यहाँ पे आपका नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है ना। सेम एरिया पे सेम जो लीफ है, सेम जो आपका वो सरफेस एरिया, अगर मान लेते हैं यहाँ पर ए है सरफेस एरिया, यहाँ पर भी सरफेस एरिया ए ही है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन जो है यहाँ पे ज्यादा है ना। यहाँ पे इंटेंसिटी क्या हो गया, लाइट का इंटेंसिटी यहाँ पे लो, और यहाँ पे अगर देखा जाए लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पर क्या हो गया आपका हाई, है ना। यहाँ पे हाई क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ फोटोन है वो मोर है ना, यहाँ पे ज्यादा है, और यहाँ पे इंटेंसिटी आपका कम क्यों है, लो, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन जो है ना, सेम एरिया में आपका लो है ना। एरिया शुड बी सेम, है ना, एरिया जो है आपका इक्वल होना चाहिए, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया इसका और इसका जो है आपका सेम होना चाहिए। सरफेस एरिया दोनों का क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ फोटोन अगर यहाँ पे लो है तो फोटोसिंथेसिस आपका लो होगा, और यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन अगर ज़्यादा है यानी कि इंटेंसिटी हाई है तो फोटोसिंथेसिस आपका भी हाई होगा। तो आप इंटेंसिटी भी समझ गए होंगे कि क्या कह रहा है इंटेंसिटी का मतलब। लेकिन हाँ, एक लिमिट के बाद फिर फोटोसिंथेसिस घटने लगती है ना। जब ऑप्टिमल लेवल से जो है बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी देंगे तो फिर क्लोरोफिल डैमेज होने लगता है, फिर फोटोसिंथेसिस का रेट कम होता है। लेकिन एक लिमिट तक अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोटोसिंथेसिस का रेट
बढ़ते जाता है। अब तीसरा जो पॉइंट था लाइट का ड्यूरेशन, तो ये भी है। लाइट का ड्यूरेशन भी अगर आप समझना चाहें तो ये तो बहुत इजी है। ये जो है बहुत इजी है, सिंपल सी बात है। एक अगर कोई मान लेते हैं ये लीफ है और ये आपका दूसरा जो है लीफ है, और यहाँ पे आपको जो लाइट पड़ रही है ना, यहाँ पे जो आपको लाइट दे रहे हैं ये 3 आवर के लिए आप दे रहे हैं मान लेते हैं। नहीं, यहाँ पे आप 3 आवर की लाइट दे रहे हैं, और यहाँ पर जो आप लाइट दे रहे हैं वो मान लेते हैं 6 आवर्स के लिए दे रहे हैं, है ना। तो स्वाभाविक है यहाँ पे आपका मतलब सेम वेवलेंथ का सेम जो है आपका लाइट होना चाहिए। यहाँ पे लाइट का जो आपका क्वालिटी है ना, लाइट का जो मान लेते हैं क्वालिटी अगर सेम रखें हम दोनों दोनों जगह क्वालिटी एंड इंटेंसिटी, है ना, सेम है ना। यहाँ भी आपका ऐसे ही है और यहाँ पर भी आपका सेम है लाइट की जो है आपका क्वालिटी, बट ड्यूरेशन डिफरेंट। बट ड्यूरेशन जो है लाइट का डिफरेंट है, क्वालिटी एंड इंटेंसिटी आपका क्या है, सेम है दोनों जगह। तो फिर जब वो ड्यूरेशन कम होगा तो फोटोसिंथेसिस यहाँ पे आपका जो रेट होगा वो, है ना, एक तरह से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और यहाँ पर जो है एक तरह से फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फोटोसिंथेट यहाँ पे ज्यादा बनेंगे, फोटोसिंथेट सॉरी यहाँ पे फोटोसिंथेट कम बनेंगे, है ना, लो बनेंगे। और यहाँ पे आपका हाई होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा देर तक लाइट का एक्सपोजर मिला तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस ज्यादा होगा, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस लो होगा क्योंकि लाइट आपका कम देर के लिए मिला। तो ये थोड़ा इजी है। अब इसको यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। तो आपने ये समझा होगा कि लाइट की क्वालिटी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट, लीफ को कितने देर के लिए लाइट में रखा गया। While the discussing the light as a factor that affects photosynthesis, तो जब हम लाइट एज ए फैक्टर हम अगर बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है, तो हमें ये कह रहा है कि ये तीनों चीजों को जो है समझना पड़ेगा, तीनों चीजों के बारे में भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि लाइट की क्वालिटी क्या दे रहे हैं, किस वेवलेंथ का किस फ्रीक्वेंसी का हम लाइट दे रहे हैं, कितने इंटेंसिटी का लाइट दे रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ फोटोन, है ना, कितना जो है पड़ रहा है उस पर्टिकुलर एरिया में, कितना देर के लिए दे रहे हैं। ये सब चार जो है चीजें आपको लाइट के बारे में देखना पड़ेगा। अब आगे है, देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द CO2 फिक्सेशन रेट एट लो लाइट इंटेंसिटी। कह रहा है देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट एंड द CO2 फिक्सेशन रेट एट द लो लाइट इंटेंसिटी। तो कह रहा है कि अगर हम लो लाइट इंटेंसिटी जो है पर जो है जैसे जैसे हम लाइट की इंटेंसिटी है ना बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी इधर बढ़ रहा है ना, तो एक लिमिट तक जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो रेट है, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो बढ़ेगा, है ना, एक तक जो है यहाँ तक बढ़ेगा। उसके बाद फिर वो घटने लगता है ना, वो वहाँ पर रेट थोड़ा स्लो हो जाएगा। फोटोसिंथेसिस का रेट जो है यहाँ पे स्लोप आपका अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्लोप ऐसे है, स्लोप यहाँ पे ऐसे है तो ये स्लोप ज्यादा है। और जब बी वाला में देखेंगे तो बी वाला में कंडीशन ऐसे हो गया तो स्लोप आपका यहाँ पे कम हो गया। तो यहाँ पे रेट है ना, ये जो है यहाँ पर रेट
ज़्यादा होगा और यहाँ पे स्लोप कम हो गया, यहाँ पे आपका रेट थोड़ा सा डिक्रीज होगा, है ना। और फिर सी वाला यानी कि यहाँ पे बी का जो लास्ट पॉइंट है ना, इस इंटेंसिटी पे जब पहुंच जाएगा, लाइट इंटेंसिटी बढ़ते बढ़ते जो है आपका यहाँ पे डी पॉइंट तक आ गया, तो फिर जो रेट है फोटोसिंथेसिस का, जो रेट है वो आपका, है ना, सेचुरेट हो जाता है। यानी कि वो अब कितना भी इंटेंसिटी हम इधर बढ़ा लें, फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो इस पॉइंट पे आकर के सेचुरेट हो जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। तो लाइट की इंटेंसिटी, है ना, हम बढ़ाते जाएंगे और एक लिमिट के बाद फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा और एक लिमिट के बाद जो है वो, है ना, घटने लगते हैं। फोटोसिंथेसिस आपका धीरे धीरे घटने लगेंगे, फिर मतलब रेट घटेंगे और एक लिमिट के बाद वो सेचुरेट हो जाते हैं। अब आगे है एट द हायर इंटेंसिटी gradually the rate does not so further increase as other factors become the limiting। क्योंकि जब लाइट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हम कर देंगे, तो हो सकता है कोई दूसरा जो फैक्टर है वो लिमिटिंग हो जाएगा, वो उस कम पड़ जाएगा, है ना। तो अब हम उस फैक्टर के अनुसार जो है फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो डिसाइड करेगा। लाइट तो हम इंटेंसिटी बहुत बढ़ा दिए, तो हो सकता है CO2 का कंसंट्रेशन अब घट जाए, हो सकता है टेम्परेचर जो है आपका वहाँ पे, है ना, अब सब ऑप्टिमल हो जाए। तो ये सब चीज़ें फिर जो है आपका लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करने लग सकता है। अब आगे है व्हाट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट लाइट saturation occurs at 10% of the full sunlight। यहाँ पे एकदम से आपका एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन बना सकता है, ध्यान रखना है ना, खास करके जो डेटा दिया हुआ है। तो इस लाइट पे जो फुल फुल सनलाइट होगा उसको कितने परसेंट पे जो आपका जो सेचुरेशन होता है ना, जो फोटोसिंथेसिस जो है वो सेचुरेट करने लगता है। तो कह रहा है कि वो जो लाइट सेचुरेशन जो है होता है ना, वो फुल सनलाइट का 10% पे, है ना। इससे ज़्यादा ये देंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस जो है ना, का कोई प्रभाव नहीं होता है। 10% तक जो है लाइट में जो है वो, है ना, फोटोसिंथेसिस रेट, जैसे जैसे आप लाइट का मान लेते हैं कि लाइट है टोटल सनलाइट का 1% दे रहे हैं, तो फोटोसिंथेसिस आपका, है ना, थोड़ा कम होगा। फिर मान लेते हैं 2% करेंगे तो फिर फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, फिर 3% कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा, और 10% के बाद फोटोसिंथेसिस जो है ना, का रेट सेचुरेट कर जाता है, क्योंकि उसके बाद दूसरा फैक्टर्स जो है वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करने लगता है। हेंस एक्सेप्ट फॉर प्लांट इन शेड और इन डेंस फॉरेस्ट लाइट इज रियरली ए लिमिटिंग फैक्टर इन नेचर। तो लाइट क्योंकि इतना सफिशियंट अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे पास, है ना, मात्र उसका 10% ही जो है यूज कर पाते हैं और उतने में सेचुरेशन आ जाती है, बाकी तो 90% जो ऐसे, है ना, एक्सेस जो है पड़ा हुआ है, ऐसे ही जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे या किसी और मतलब ऐसे, या कोई वेवलेंथ को रिसीव ऑब्जर्व नहीं करेगा, इस तरह से बाकी जो है सनलाइट ना ऐसे बेकार रह जाते हैं, मात्र 10% ही यूज करते हैं। 10% रीच हो जाएंगे तो फिर दूसरा फैक्टर लिमिटिंग का काम करने लगता है। लेकिन एक्सेप्शन है, ये भी याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है कि वो प्लांट जो है ना, डेंस फॉरेस्ट में ना होना चाहिए। कोई प्लांट है और मान लेते हैं कि ये बड़े बड़े जो है आपका फॉरेस्ट है ना, बड़े बड़े जो है यहाँ पे घने घने जंगल है, ऐसे करके, ऐसे करके, और कोई एक छोटा सा प्लांट है जो यहाँ पे आपका ग्रो कर रहा है,
तो यहाँ पे तो लाइट मिल जाएगी, यहाँ पे तो लाइट आपका इसको मिलेगा, लेकिन यहाँ तक जो लाइट बहुत है ना कम जो है पहुंच पाते हैं। तो ऐसे केस में जो है फिर ये 10% जो सेचुरेशन वाला जो रूल है ना, ये यहाँ पे काम नहीं करेगा डेंस फॉरेस्ट में, क्योंकि घने जंगल होने की वजह से जो नीचे ग्राउंड लेवल में या जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं वहां तक पूरी लाइट जो है ना प्रॉपरली नहीं पहुंच पाता है। तो फिर वहां पे जितना लाइट और बढ़ाएंगे तो और फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा। या फिर कोई प्लांट है जो छाया में ग्रो कर रहा है, शेड में ग्रो कर रहा है, तो वहां पे फिर ये 10% वाला रूल जो है काम नहीं करेगा। अब आगे है इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड a point cause the breakdown of chlorophyll। कह रहा है कि अगर इंसिडेंट लाइट जो है एक पॉइंट के बाद अगर हम ज्यादा बढ़ाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, क्लोरोफिल का ब्रेक डाउन हो जाता है ना। ये भी पॉइंट याद रखना है कि ज्यादा लाइट जो है आपका इंटेंसिटी को अगर बढ़ाएंगे है ना एक लिमिट के बाद, तो उससे क्या डैमेज होता है, क्या फर्क पड़ता है, क्लोरोफिल का ब्रेकडाउन हो जाता है। तो फिर इसके वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का रेट जो है आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी आपका है ना क्वेश्चन पॉइंट से जो है इम्पोर्टेंट लाइन है। अब अगला है कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, है ना। अगला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में। एक तरह से इंटरनल CO2 तो अपना वो एक होता ही होता है, बट एटमॉस्फेरिक जो इंटरनल CO2 है, इंट्रासेलुलर की अगर हम बात करें, वो तो प्लांट एक का फैक्टर के अंदर आएगा या इंटरनल फैक्टर के अंदर आएगा। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक CO2 की अगर हम बात करें तो कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। क्यों मेजर लिमिटिंग फैक्टर क्यों है? The concentration of CO2 is very low in the atmosphere। एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसंट्रेशन बहुत लो होता है। कितना होता है? बिटवीन 0.03 टू 0.04% है ना के रेंज में CO2 का कंसंट्रेशन होता है ना। 0.03 टू 0.04% के रेंज में आपका होता है। अब कह रहा है इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन काउज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन। तो अगर हम इसकी कंसंट्रेशन है ना 0.05 तक अगर परसेंट तक अगर बढ़ाएं तो फोटोसिंथेसिस का रेट जो है यहाँ तक बढ़ेगा। इसके बाद फिर फोटोसिंथेसिस का रेट नहीं बढ़ेगा, यहाँ पे आकर के सेचुरेट हो जाता है ना। तो आगे है beyond this the level can become damaging over the longer period। कह रहा है कि अगर हम 0.5% से ज़्यादा अगर CO2 हम दें तो फिर ज़्यादा देर के लिए अगर हम ज़्यादा CO2 प्रोवाइड करेंगे तो वो उसके लिए डैमेजिंग का काम करेगा, है ना। तो आगे है द C3 एंड C4 प्लांट्स रेस्पॉन्ड डिफरेंटली टू CO2 कंसंट्रेशन। तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास दो तरह का प्लांट है ना, C3 एंड C4। तो C3 प्लांट है आपका एंड दूसरा है C4 प्लांट, है ना। तो ये दोनों जो है CO2 कंसंट्रेशन, हाँ, अलग अलग CO2 कंसंट्रेशन पे जो है काम करता है। अब जैसे देखें कि CO2 का कंसंट्रेशन एट द लो लाइट कंडीशन, है ना। अगर लाइट की कंडीशन लो है तो फिर नाइदर ग्रुप रेस्पॉन्ड टू हाई CO2 कंसंट्रेशन। हाई CO2 कंसंट्रेशन हम कितना ही क्यों न दे दें, अगर लाइट की इंटेंसिटी लो है तो फिर है ना
दोनों जो है रिस्पोंड नहीं करेगा, है ना। जो लाइट होगा एक एक दोनों का अगर रेट देखा जाए तो दोनों, है ना, उसी रेट से फोटोसिंथेसिस करेगा। जैसे हम बात किए थे कि अगर 1 लीटर मिल्क है तो अगर हम उसमें 10 अगर चपाती खा सकते हैं, तो अगर हम 10 से ज़्यादा भी अगर चपाती दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो 1 लीटर अगर दूध रहेगा तो हम उतना ही खा पाएंगे, ज़्यादा नहीं खा पाएंगे। उसी तरीके से अगर लाइट का इंटेंसिटी कम हो गया तो CO2 कंसंट्रेशन आपका कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, दोनों का जो है रेट एक तरह से, है ना, सेम तर एक सेम जो है बिहेव करेगा, सेम जो है रेट से फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन आगे है, व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नोट is that C4 plants show saturation at about 360 माइक्रोलीटर पर लीटर एयर, है ना। अगर मान लेते हैं CO2 का जो कंसंट्रेशन है, कह रहा है कि C4 प्लांट, और C4 प्लांट पे कह रहा है कि मान लेते हैं CO2, है ना, कह रहा है कि कितना है, ये अगर 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, है ना, माइक्रोलीटर CO2 पर लीटर क्या, एयर। 1 लीटर में अगर 360 माइक्रोलीटर, ना, इसका मतलब हुआ कि 1 लीटर एयर में CO2 आपका कितना परसेंट है, 360 माइक्रोलीटर CO2 है। का मतलब ये हुआ, है ना, इस जो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, इसका कहने का मतलब है कि 1 लीटर अगर हम एटमॉस्फेरिक, है ना, एटमॉस्फेरिक एयर लें, 1 लीटर, उसमें से 360 माइक्रोलीटर आपका CO2 प्रेजेंट रहता है। तो कह रहा है कि C4 प्लांट, अगर यहाँ पे हम ऐसे बात करें कि इधर एक ग्राफ बना दें, है ना, और यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दिखाएं, इस पे, इस एक्सिस पे और इस एक्सिस पे हम ये कंसंट्रेशन दिखाएं CO2 का, है ना, CO2 का कंसंट्रेशन दिखाएं, और ये यहाँ पे वैल्यू मान लेते हैं कि आपका 360 माइक्रो लीटर जो है पर लीटर है ना, यहाँ पे। तो ये फोटोसिंथेसिस आपका जैसे जैसे CO2 का कंसंट्रेशन आपका बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे मान लेते हैं आपका 700 माइक्रोलीटर, है ना, 700 माइक्रो लीटर पर लीटर एयर यहाँ पर है। तो ये जो है वैल्यू बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और जैसे इस सेचुरेशन लेवल पे आएगा तो फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ते जाएगा C4 प्लांट में। उसके बाद फिर जाइए ना सेचुरेट कर जाएगा, उसके बाद फिर जाइए सेचुरेट कर जाएगा। इसके बाद हम कितना भी CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, है ना, फिर फोटोसिंथेसिस का रेट जो है आपका बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन जो है आपका, अगर हम यहाँ बात करें C3 प्लांट के बारे में, कह रहा है while C3 plant respond to increased CO2 concentration and the saturation is seen only beyond 450 माइक्रोलीटर पर लीटर एयर। यहाँ पे कह रहा है कि अगर इसका एक ग्राफ बनाए इसी तरीके से, है, तो कह रहा है कि यहाँ पे जो है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना, इधर होगा, और यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम यहाँ तक 450
माइक्रोलीटर, है ना, पर लीटर, है ना, या तो ऐसे लिखें या, है ना, उसको हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। वो कह रहा है कि 450 तक जो है इसका रेट बढ़ेगा ना, 450 तक जो है इसका रेट बढ़ेगा। उसके बाद फिर जाकर के ये सेचुरेट हो जाएगा। कौन? C3 प्लांट। इसके बाद अगर हम कंसंट्रेशन CO2 का ना बढ़ाएंगे तो वो 450 से लेकर के 500 के लगभग में, है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो जो बातें लिखी हुई है वो कह रहा है, ध्यान से देखें यहाँ पे, अप टू 0.5%। तो हालांकि ये परसेंटेज में दिया हुआ है, इसलिए इस वैल्यू को हम के साथ ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। हो सकता है कि 450 माइक्रोलीटर, है ना, पर लीटर जो है वो 0.05% की जो है इक्विवेलेंट हो जाए। तो फिर भी एटमॉस्फेयर में कितना है हमारा? 0.03%, है ना, 0.03%। और उसके अनुसार देखा जाए तो कह रहा है कि यहाँ पे 360 माइक्रोलीटर में हमारा सेचुरेट हो रहा है ना। तो हो सकता है कि वो आपका 0.03%, है ना, इतना कंसंट्रेशन में वो 0.03% आपका एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो इक्विवेलेंट हो जाता होगा। तो अब बट C3 प्लांट है वो तो उससे भी ज्यादा पे जाकर के सेचुरेट हो रहा है, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर जो है पे जाकर सेचुरेट होगा। यानी कि यहाँ पे हम अभी CO2 कंसंट्रेशन अगर बढ़ाएंगे, है ना, 360 मान लेते हैं यहाँ पर था, 360 माइक्रोलीटर ना पर लीटर। तो C4 तो यहाँ पे सेचुरेट हो जा रहा था, है ना, C4 जो है यहाँ पे सेचुरेट हो जा रहा था। बट C3 जो है वो इससे ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब तक फोटोसिंथेसिस बढ़ ही रहा है ना, जब तक ये 450 के रेंज में ना चला जाए, जब तक जो है ये 450, है ना, इस रेंज में यहाँ पे ना आ जाए तब तक जो है C3 प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस बढ़ाते रहेगा। तो एक तरह से देखा जाए तो, है ना, C4 का जो है लिमिटिंग जो है CO2 कंसंट्रेशन आपका इतना है, और C4 का 360 है, इस रेंज में यहाँ तक फोटोसिंथेसिस रेट इतना बढ़ेगा। बट C3 रहेगा तो उसमें ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे लिमिटिंग जो है सेचुरेशन कंसंट्रेशन आपका CO2 का ज़्यादा है। तो यहाँ तक बढ़ाएंगे तब तक फोटोसिंथेसिस आपका होते रहेगा। तो इन्वायरमेंट में तो हमारा ये वाला वैल्यू है ना, और इसको अभी अटेंड नहीं इस अमाउंट में जो है कंसंट्रेशन आपका नहीं है इन्वायरमेंट में। तो अगर हम थोड़ा सा और भी बढ़ाएंगे तो C4 प्लांट फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा। तो आगे है 10, द करेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द CO2 लेवल इज लिमिटिंग टू द C3 प्लांट। तो C3 प्लांट का जो है के लिए जो है जो करंट आपका कंसंट्रेशन है CO2 वो लिमिटिंग है, क्योंकि C3 प्लांट 450 तक आराम से फोटोसिंथेसिस करेगा, वहां उसके बाद जाकर सेचुरेट होगा। लेकिन एटमॉस्फेयर में तो आपका 360 माइक्रोलीटर पर लीटर ही जो है CO2 का कंसंट्रेशन है। ये तो बिलो जो है सब ऑप्टिमल है ना, ऑप्टिमम से जो है कम ही है। तो यहाँ पे बढ़ाने पे हमें C3 प्लांट में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमें फोटोसिंथेसिस जो है बढ़ते हुए दिखेगा। The fact that the C3 plant respond to the higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to the higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomato and bell pepper। तो ये कह रहा है कि अगर हम
ग्रीन हाउस बनाए, सपोज दैट ऐसे करके, है ना, ग्रीन हाउस ऐसे करके बनाए, ऐसे करके बहुत सारे आप देखते होंगे इस तरह का खेती होता है। ग्रीन हाउस बनाए जिसमें आपका ये आपका लाइट यहाँ पे आराम से पास हो सके, है ना, ट्रांसपेरेंट जैसा हो या ट्रांसलूसेंट टाइप का, जिसमें पूरा लाइट ना हो बट सफिशियंट लाइट, है ना, मोर देन 10% लाइट इसके अंदर वो चला जाए इस ग्रीन हाउस में। और यहाँ पे आप पहले कंसंट्रेशन आपका है कितना, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, है ना, या इसको 360 माइक्रोलीटर पर लीटर को -1 देंगे तो भी बात एक ही है, या इसको ऐसे लिखें या फिर 360 माइक्रोलीटर पर लीटर लिखें, दोनों बात बराबर है। तो स्टार्टिंग में तो आपका ये ग्रीन हाउस है ना, ये आपका ग्रीन हाउस है, और इसमें आप प्लांट को ग्रो करवाएं। यहाँ पे आप कोई प्लांट जो है ना ग्रो करवाएं, यहाँ पे कोई आप प्लांट जो है ग्रो करवाएं, और इसके अंदर आप CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाएं, है ना, इसके अंदर CO2 का कंसंट्रेशन आप बढ़ा के कितना कर सकते हैं, 450 माइक्रोलीटर पर लीटर, है ना, क्या CO2 का, ये किसका कंसंट्रेशन है, CO2 का। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस का रेट आपका, है ना, बढ़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर में तो आपका 360 ही था, और C3 जो प्लांट है, ये सब कौन सा प्लांट है, C3 प्लांट है ना, ये 450 तक आराम से जो है फोटोसिंथेसिस करेगा, और है ना, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे फोटोसिंथेसिस का रेट भी आपका बढ़ते जाएगा। तो ग्रीन हाउस में ऐसे बना करके और CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है ना, क्योंकि बाहर में आपको ग्रीन हाउस नहीं बनाएंगे तो बाहर में तो आपका 360 माइक्रो लीटर पर लीटर तो कंसंट्रेशन है बाहर में भी, और अगर इसको कवर नहीं करेंगे, ग्रीन हाउस नहीं बनाएंगे, तो अगर यहाँ पे आप CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे भी तो वो तो डिफ्यूज होकर के ना बाहर चला जाएगा CO2, तो फिर आप CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा नहीं पाएंगे, इसलिए आपको ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा, सो देट आप जो CO2 है ना, आप इस चैम्बर के अंदर बढ़ाएंगे तो वो इस चैम्बर के अंदर ही रहेगा, सो देट आपका CO2 का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर ये, है ना, ग्रीन हाउस बना हुआ नहीं रहेगा तो फिर आप पूरे एटमॉस्फेयर का CO2 लेवल बढ़ा नहीं सकते हैं, इसीलिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है और उसके अंदर क्रॉप को उगाया जाता है, और वहाँ पे CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाने पे फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ता है, और जब फोटोसिंथेसिस का रेट बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी भी जो है आपका बढ़ता है। इसमें जो है एग्जाम्पल क्या दिया गया है ये याद रखना, टोमेटो एंड बेल पेपर, नहीं, ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। ये दोनों कौन सा प्लांट है, ये जो है C3 प्लांट, है ना, इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जा सकता है ग्रीन हाउस के अंदर CO2 का कंसंट्रेशन 450 माइक्रोलीटर पर लीटर जो है ना इंक्रीज कराकर। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट था। अब आगे है टेम्परेचर। द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल, क्योंकि एंजाइम जो होते हैं वो एक प्रकार से प्रोटीन है, एंजाइम जो होता है वो एक प्रकार का प्रोटीन है ना, और जब ये टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर को, है ना, इंक्रीज करेंगे यहाँ पे,
तो प्रोटीन क्या हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं। यानी कि अब ये जो प्रोटीन होंगे वो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे, नॉन फंक्शनल, है ना, नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। तो फिर ये जो एंजाइम है वो, है ना, इनएक्टिव हो जाएगा एक तरह से, इनएक्टिव हो जाएगा। कहाँ पे, है ना, हाई टेम्परेचर, जो टेम्परेचर आपका हाई हो जाएगा, क्योंकि एंजाइम क्या है, एक प्रकार का प्रोटीन है। आप प्रोटीन जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो डीनेचर हो जाएंगे, डीनेचर हो जाएंगे तो ये प्रोटीन नॉन फंक्शनल, तो नॉन फंक्शनल हो जाएंगे तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो एंजाइम है वो हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि टेम्परेचर कंट्रोल होता है एंजाइमेटिक, है ना। जो ये डार्क रिएक्शन है वो एंजाइमेटिक है, और एंजाइमेटिक है तो वो टेम्परेचर पे कंट्रोल में होगा, ज़्यादा होगा तो आपका एंजाइम इनएक्टिव हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, कम हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। दो, द लाइट रिएक्शन आर आल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टेड टू अ मच लेसर एक्सटेंट। कह रहा है कि भले ही जो है लाइट रिएक्शन आपका टेम्परेचर सेंसिटिव है, बट दे आर अफेक्टेड टू अ मच लेसर एक्सटेंट। तो लाइट रिएक्शन टेम्परेचर सेंसिटिव है, बट ये ज़्यादा प्रभावित नहीं होता है, बट डार्क रिएक्शन आपका ज़्यादा प्रभावित होता है, ये याद रखना है ना। टेम्परेचर से कौन ज़्यादा प्रभावित होता है, यहाँ पे क्वेश्चन है। टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, डार्क रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, है ना। लाइट रिएक्शन पे आपका एक तरह से देखा जाए तो लाइट रिएक्शन पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित होगा, टेम्परेचर घटाने बढ़ाने से लाइट, ये डार्क रिएक्शन आपका ज़्यादा प्रभावित होगा। अब कह रहा है द C4 प्लांट रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर एंड शो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो C4 प्लांट होते हैं वो हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर को वो टॉलरेट या उसको रेस्पॉन्ड करते हैं, तो वहाँ पे आपका फोटोसिंथेसिस का रेट ज़्यादा देखने को मिल जाएगा हायर टेम्परेचर पे भी। लेकिन C3 प्लांट है वो मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम, है ना, इसका जो है C3 प्लांट का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो कम होता है, 20 सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक ऑप्टिमम होता है। इससे ज़्यादा अगर देंगे C3 प्लांट को तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटने लगता है। लेकिन जो C4 प्लांट है इसका अगर टेम्परेचर देखा जाए तो ये 30 से 40 डिग्री, है ना, सेल्सियस तक इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। तो यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आपको हाई देखने को मिलेगा, है ना। क्योंकि इस रेंज में C3 प्लांट फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा, बट इस रेंज में C4 प्लांट का फोटोसिंथेसिस आसानी से होता रहेगा। The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depend on the habitat that they are adapted to। कह रहा है कि टेम्परेचर जो ऑप्टिमम है फॉर फोटोसिंथेसिस ऑफ डिफरेंट प्लांट, वो डिपेंड करता है कि वो प्लांट किस हैबिटेट में है, कहाँ पे वो एडेप्टेड है, ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट रीजन में, है ना, इस पे भी डिपेंड करता है। ट्रॉपिकल प्लांट हैव अ हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम, जो ट्रॉपिकल रीजन में है, जो इक्वेटर इक्वेटर के अगल बगल में है ना, वहाँ पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और जो मान लेते हैं कि ये सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट रीजन है, ये आपका टेम्परेट है और ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक ट्रॉपिकल है। तो यहाँ का जो प्लांट ग्रो करेंगे वहाँ पे ऑप्टिमल टेम्परेचर, है ना, हाई होगा, है ना।
ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो हाई होगा, बट यहाँ पे जो प्लांट ग्रो करेंगे उसका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर होगा वो लो होगा, है ना। टेम्परेट रीजन में प्लांट ग्रो करने वाले का ऑप्टिमम टेम्परेचर आपका लो होता है। तो कह रहा है कि ये तो ट्रॉपिकल प्लांट हैव द हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम दैट द प्लांट अडेप्टेड टू टेम्परेट क्लाइमेट। टेम्परेट क्लाइमेट में जो है प्लांट ग्रो करने वाले उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर लो होगा। अब आगे है वाटर। इवन दो वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन, effect of water as a factor is more through its effect on the plant rather than the directly on photosynthesis। कह रहा है प्लांट जो है आपका लाइट रिएक्शन का एक रिएक्टेंट तो है ना। लाइट रिएक्शन में ये वाटर का स्प्लिटिंग होता है, आप लोग पढ़े थे। स्प्लिट करके जो है ये, है ना, मान लेते हैं 2H+ बनाता था प्लस हाफ O2 बनाता था, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका रिलीज करके किसको देता था, फोटो सिस्टम 2 को देता था। तो लाइट रिएक्शन में ये, है ना, एक रिएक्टेंट तो है ना, रिएक्टेंट की तरह काम तो करता है, बट ये वो लाइट रिएक्शन को ज्यादा प्रभावित ना करके ये प्लांट को ज्यादा प्रभावित करता है, और उसके वजह से फोटोसिंथेसिस घटता है या बढ़ता है। बट वाटर स्प्लिटिंग या वाटर की कमी जो है बहुत ज्यादा, है ना, की वजह से जो है फोटोसिंथेसिस घटता बढ़ता नहीं है। इतना अमाउंट होता है सेल में कि वो फोटोसिंथेसिस अपना चलता रहेगा, है ना। इतना सफिशिएंट अमाउंट में वाटर रहता है। लेकिन ये ज़्यादा जो घटता बढ़ता है वो एक्चुअली प्लांट को प्रभावित करता है। तो प्लांट को कैसे प्रभावित करता है, फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा प्रभावित न करके प्लांट को प्रभावित करता है। इसका कहने का मतलब क्या है, तो रदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस, डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस को प्रभावित नहीं करता है ना, इनडायरेक्टली करता है। तो इनडायरेक्टली कैसे करेगा, तो अगर वाटर स्ट्रेस है तो वाटर स्ट्रेस की वजह से स्टोमाटा आपका क्लोज हो जाएगा, और जब स्टोमाटा क्लोज हो जाएगा हेंस रिड्यूसिंग द CO2 अवेलेबिलिटी। मान लेते हैं कि आपका लीफ है और यहाँ पे स्टोमाटा है, स्टोमाटा आपका क्लोज हो गया, तो CO2 जो है लीफ को आपका नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, तो फिर फोटोसिंथेसिस आपका लो हो जाएगा। दूसरा है बिसाइड्स द वाटर स्ट्रेस आल्सो मेक्स लीफ विल्ट, है ना। वाटर की कमी की वजह से आपका लीफ जो है विल्टिंग, मुरझा जाएगा, मुरझा जाएगा तो रिड्यूसिंग द सरफेस एरिया, है ना। जब पत्ते मुरझा जाएंगे तो सरफेस एरिया आपका लो हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया लो हो जाएंगे तो देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो भी आपका कम हो जाएंगे, है ना। तो इसके वजह से भी आपका फोटोसिंथेसिस का रेट घटता है। तो ये था सारे फैक्टर्स के बारे में, है ना, जो हमारा फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करता है। तो आशा है कि आप लोग जो है एक एक लाइन को अच्छे से समझे होंगे, है ना। अगर ये जिनको जो पहली बार पढ़ रहे होंगे वो तो थोड़ा समय दे करके पढ़ेंगे, एक एक लाइन पे थोड़ा, है ना, अच्छे से समय देना है, थोड़ा स्लो पढ़ना है, बट उसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी है। और जो पहले से पढ़े होंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा बहुत पहले से होगी, है ना, वो इस वीडियो को थोड़ा और फास्ट करके, है ना, अपना स्पीड 2x पे देख सकते हैं, 1.5x पे देख करके भी जल्दी से इस टॉपिक को ख़त्म कर सकते हैं। बट जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको थोड़ा स्लो पढ़ना चाहिए, एक एक लाइन पे रुकना चाहिए, है ना, उसके बारे में एनालिसिस करना चाहिए, है ना, उसके एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए।
तब जा कर के है ना एनसीईआरटी कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी बड़ा ब्रीफ में लिखा हुआ रहता है, बट इसके मीनिंग्स जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो अगर आपको बॉटनी पे कमांड करनी है तो इस तरह से आपको पढ़ना तो पड़ेगा। तो आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, है ना। फोटोसिंथेसिस आपका एक तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो है लेक्चर होगा वो रेस्पिरेशन का हम लोग पढ़ेंगे, है ना। रेस्पिरेशन इन जो है प्लांट। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, सो दैट आपको है ना नोटिफिकेशन मिलते रहे जब भी नया वीडियो जो है हम है ना अपलोड करेंगे उस समय। ओके, थैंक्स।